झोंपड़ियों में निवास करने वाले, उनको अपना मानने वाला ऐसा वर्ग के ऊपर प्रतिबंध लगा। गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया गया। संघ पर इमरजेंसी लागू की गई तो इंदिरा गांधी ने पूरा संगठन के कार्यकर्ताओं का शोषण किया। लेकिन जो शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन की बात कही है, उसमें पहला है सामाजिक सद्भाव, माने सामाजिक समरसता। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई माने जाति बरादरी के नाते से कोई दक्षिण का नहीं, कोई उत्तर का नहीं, कोई पूर्व का, पश्चिम का, सब एक हैं। इसके लिए हमने सरस्वती विद्या मंदिर, गुलाबबाग, बाढ़ में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री ख्यालीराम जी ने की। बैठक में विद्यालय के शिक्षकों, प्राचार्यों एवं संघ से जुड़े शिक्षण कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश, राष्ट्रीयता पर आधारित शिक्षा पद्धति तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री ख्यालीराम जी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और सेवा भावना के विकास पर विशेष ध्यान दें। बैठक के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से ख्यालीराम जी को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बैठक में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री मनमोहन ठाकुर जी, सरस्वती शिशु मंदिर बख्तियारपुर के प्राचार्य श्री रमाकांत सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर पंडारक के प्राचार्य श्री ऋतुराज, विद्यालय के शिक्षकगण, संघ के कार्यकर्ता एवं स्थानीय शिक्षण समुदाय के सदस्य। ठीक है दीदी, रंगमंच कहाँ चला गया है ना? अब गिरिए, गिरना आप ही को है, क्योंकि आपको जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मेरे समझने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कोई भी खड़े हो जाइए, एक एक करके गिनिए और लिख भी लीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, चित्र पुस्तकालय, रंगमंच, कलाशाला, कार्यशाला। हाँ, घर क्या हुए? कैसे करो? कलाशाला, कार्यशाला, चित्र पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, रंगमंच, घर। 6 हो गए? हो गए 6? ठीक। हाँ, बोलिए। जब महिला पुरुष की शादी तय हो गई तो वो क्लास करने बुलाया जाता, आइए शादी क्यों करना चाहते हैं, आवश्यक है क्या, इसलिए करना तय हो गई। अब शादी हुई तो भी क्लास में बुलाते हैं, आइए यहाँ शादी हो गई, अब क्या करोगे? किस लिए किया है? दबाव में किया है क्या? स्वेच्छा से किया है क्या? किया है तो अब करेंगे क्या? संतान चाहिए। संतान क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? क्या करेंगे? कैसी चाहिए? कब चाहिए? क्लास होती है इसकी बाकायदा। उसके बाद पंचकर्मा होता है और उसके बाद संतान की योजना रहती है कि संतान कैसी होती है, जैसा चाहते हैं वैसी संतान उत्पन्न होती है। यह अगर आपके यहाँ शुरू हो गई विद्यालय में, तब कहा जाएगा नमूना रूप शिशु वाटिका हमारे यहाँ शुरू हो गई है। सिलेबस का नाजुक है, इसको पढ़ाने के लिए आचार्य सीनियर चाहिए, आचार्य सीनियर चाहिए। वो दोनों जो नव दंपत्ति आ रहे हैं वो भी कैसे हैं, सोच कैसी है। आज और महिला को पढ़ाने के लिए आचार्य चाहिए, पुरुष को पढ़ाने के लिए पुरुष आचार्य चाहिए।
वह सब चीजें पढ़ाते पढ़ाते वो सीमा तक लेके जा, तब अभिमन्यु पैदा होता है, लव कुश पैदा होता है, तब जाकर के ध्रुव पैदा होता है। जैसा चाहते हैं वैसी संतान उत्पन्न होती है। उसका नाम है नमूना रूप शिशु वाटिका। ध्यान आ गई? तो अभी नमूना रूप हमारे यहाँ कहीं भी शुरू नहीं है, इधर केवल चाईबासा में, शेष गांधी और गुजरात में कई स्थानों पर शिशु वाटिकाएं चल रही। तो अपनी जानकारी में रहे, आज जिस विषय को लेकर के ये मैंने एक संकेत दिया है, दूसरा विषय है ये विद्या भारती जिस काम के लिए जन्म हुआ, तो मैंने कहा समाज के विद्यालय और अपने विद्यालय में एक मूलभूत अंतर है। वो क्या है? संस्कार युक्त शिक्षा। ये संस्कार युक्त शिक्षा अब सरकार ने भी कहा कि इसे अन्य विद्यालय में भी लागू करो। तो अब ये एनईपी 2020 ये शुरू हो गई और हमारी बात मान ली गई। ये हमारी बात कब तक चलेगी? हमारी बात के अनुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार शिक्षा पूरे देश भर में कब तक चलेगी? है जी? जब तक अपने विचार की केंद्र में सरकार है, अपने विचार की केंद्र में सरकार है, और ये लगातार कब तक चाहिए? है जी? 2047 तक चाहिए। यदि ये 2047 से पहले दाएं बाएं हो गया भाई साहब, तो शिक्षा जो आपने तय की है, जिस योजना को 52 से लेके चले हैं, ये योजना खत्म हो जाएगी। जो कि वामपंथी बैठे हैं और तुरंत 1 मिनट नहीं लगाएंगे, और हमको रचना खड़ी करने में अभी समय लग रहा है। तो 2047 में जो बालक आज पैदा होकर के और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ करके जाएगा, तो पढ़ते पढ़ते ये 2047 में ग्रेजुएशन में पहुंच जाएगा, और तब ये क्या होगा? हो जाएगा वयस्क हो जाएगा, और फिर ये मत देने का इसको अधिकार मिल जाएगा। और मत देने का अधिकार मिल जाएगा तो उस समय अपने विचार के लोग देश भर में कम होंगे या ज्यादा होंगे? लेकिन इसको चुनौती देने वाली 2 शक्तियां और लग रही हैं इस देश के अंदर। वो शक्ति है, एक शक्ति है वो ये कह रही है कि राज हमारा था, 200 वर्ष हमने शासन किया इस हिंदुस्तान पर, और 200 वर्ष हमने शासन किया, हमने 1947 में आजाद कर दिया, और ये आजाद हुआ भारत अब दुनिया की तरफ देख रहा है, इसलिए इसको पकड़ में करना चाहिए, डाउन करना चाहिए को। तो वो एक षड्यंत्रकारी शक्ति लग गई है हमारे पीछे, और वह इस देश को 2047 में क्या बनाना चाहती है पता है? ईसाई लैंड बनाना चाहते हैं। उनकी योजना है कि 200 वर्ष हमने शासन किया, हमने आपको दिया, 100 वर्ष में आपने कुछ नहीं किया, इसलिए हमको वापस चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी मशीनरी फैला रखी है देश के अंदर, जिसके दिमाग में ये घुसता जा रहा है इससे तो अच्छा था कि अंग्रेजों का शासन। ऐसे कहने वाले भी लोग मिलते हैं कि नहीं? अपने अपने क्षेत्र में, गांव देहात में ऐसे लोग मिलते हैं, इससे तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था। और यह कहने वाले और वह मानसिकता की ईसाई मिशनरियां जगह जगह पर जा रही हैं, और जाकर के प्रचार प्रसार में अंदर ही अंदर दीमक की तरह लग रही है। और हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में कब कौन ईसाई बन गया ये हमको पता लग रहा है। क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। हमारी पड़ोस की बस्ती में और
अपना जिसको कहते हैं, नहीं हमारा गांव तो पूरा ब्राह्मणों का, हमारा गांव पूरा ठाकुरों का, हमारा पूरा गांव राजपूतों का है, हमारा पूरा गांव यादवों का है, हमारा फलाना है, ये कहते हैं। वहां के भी गरीब वर्ग पर उनकी नजर पहुंच गई है और उनके साथ उनके संपर्क स्थापित हो गए। ऐसा मैं कह रहा हूं, ये गलत है या सही है? पता कर लीजिए। वो गरीब वर्ग है, वहां वो पहुंच गए, वो नाम नहीं बदल रहे। धीरे से कहते हैं हमारे चर्च में आ जाए, धीरे से कहते हैं चंगाई सभा में आएंगे, आपका इलाज हो जाएगा। धीरे से देखते हैं गरीब एक के बालक को कहीं पढ़ाने के लिए बाहर भेज देंगे, धीरे से करेंगे, कहीं चर्च में ले जाएंगे और कहेंगे चर्चा मत करना, नहीं तो उनके घर में अंदर से ही आकर के धीरे से घुस जाएंगे। और किसमें घुस गए हैं? हमारा जो बड़ा पढ़ा लिखा संपन्न परिवार है, उस संपन्न परिवार के अंदर घुस गए और हमको नहीं लग रहा हम क्या करें, तो अमीर है। उस अमीर के घर की लड़की पढ़ी लिखी हो गई, अब उसकी शादी होती है तो मांग में सिंदूर लगाती है क्या? बड़े परिवारों की लड़की लगाती है क्या? तिलक लगाती है, बिंदी नहीं। नाक में पहनती है क्या? कान में पहनती है क्या? ईसाइयत बड़े लोगों के घरों में भी पहुंच गई है। क्यों? जो हमारी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था थी वह उसको मान्य नहीं कर रहे। कौन? बड़े घरों के लोग संपन्न हैं। एक गरीब घर पर कब्जा करना और एक जो संपन्न है, इनके बेटी बेटा पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? देश विदेश जा रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं, बड़े विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। वहां जाने के बाद अधिकतर जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वहां आप देखेंगे जो डॉक्टरी की लाइन, इंजीनियरिंग की लाइन है, अन्य ऐसी है कोचिंग सेंटर, वहां लड़की लड़के बिल्कुल बदल गए। घर वाले सीना तान के कहते हैं हमारा लड़का कहाँ पढ़ रहा है विदेश में, हमारी लड़की कहाँ पढ़ रही है विदेश में। जो ज्यादा संपन्न घराने के लोग हैं, उनके बेटी बेटा शादी किससे कर रहे हैं? अधिकतर क्या हो रहा है? लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, भारतीय पद्धति के अनुसार शादी कर रहे हैं। क्या? एक वो मानसिकता, एक गरीबी की मानसिकता। तो वो ईसाइयत घुस रही है भाई साहब, और 2047 में ऐसे सबको इकट्ठे करके वो ईसाई लैंड बनाएंगे। एक दूसरी शक्ति है, वो घूम रही है, वो क्या कर रही है? वो भी गरीबों के बीच में जा रही है, वो भी वहां धर्मांतरण कर रही है। वो मुस्लिम शक्ति है, एक ईसाई शक्ति, वो क्या कर रही है? अंग्रेजों ने तो हमसे लिया था राज, अंग्रेजों से पहले शासन किसका था इस देश में? हमारा था। 1000 वर्ष हमने शासन किया है, इसलिए ये सत्ता हमको मिलनी चाहिए। इसलिए वो कायद पे लग गई जनसंख्या बढ़ा करके। हम तो हमारे तो नहीं, हम 5 हमारे 25 बहलाएं और रोजगार पर कब्जा करना। रोजगार कोई भी प्रकार का हो। अभी करवा चौथ गई, मैं उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है, वहां की घटना सुन रहा था। हमारी बहन बेटियां मेहंदी लगवाने कहाँ जा रही हैं? उन्हें मुसलमानों के यहाँ हमारी बहन बेटियां वही नहीं जा रही। शादी के दिन बालिका को सजाने का, श्रृंगार करने का, मेकअप करने के लिए कहाँ लेके जाते हैं? ब्यूटी पार्लर। वहां कौन बैठा है? मुसलमान महिला बैठ के, मुसलमान बैठा। और कपड़े सिलाने के लिए टेलर कौन है? बैठा है। भाई साहब, एक वो शक्ति वो कह रही है हमको इसको मुगलिस्तान बनाना है 2047 में, और ये कह रहे हमको ईसाई लैंड बनाना है 2047 में। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारी भी शक्ति लगी है लेकिन कमजोर है। हमारी शक्ति में बंटवारा है, जाति बिरादरी का बंटवारा है हमारे।
मैं यादव हूँ, तो मैं ठाकुर, मैं राजपूत हूँ, तो मैं लाला हूँ, मैं ये हूँ। हमें इसमें बट रहे हैं, वो इसमें नहीं बट रहे। लेकिन उसमें भी हमारी शक्ति चली है जिसका नाम है विद्या भारती। ये विद्या भारती में सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सब बच्चों को लेकर के चले और उनको गीत गवाते हैं। जग सिर मोर बनाए भारत, अम्ब विमल मति दे। हम ये बात कर रहे हैं। तो हमारी क्या इच्छा है, देश क्या रहना चाहिए? हिंदुस्तान रहना चाहिए, सनातन रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। अब 2047 में किसकी चलेगी? ईसाई लैंड वालों की चलेगी, या मुगलिस्तान वालों की चलेगी, या हिंदुस्तान वालों की चलेगी? क्या कहना है, बोलिए। जब हिंदुस्तान वालों की चलेगी तो चलाने के लिए रविवार के दिन बुलाना पड़ेगा। ख्याली राम जी आएंगे, विद्यालय में बातें करेंगे और भैया वहाँ जानो पढ़ो का बताएं, पता नहीं। या विद्या भारती में ऐसा ही झंझट लगा रहे तो कहूँ कचू करो, समझ में ही नहीं आ रही मेरी बात। बोलो, वो अभी विदेश से आकर के वो महिला पादरी और गांव में घूम रही है, उसके दिमाग में नहीं आती ये बात है। वो केरल से आकर के पादरी घूम रहा है हमारे गांव में, महिला पुरुष, उनके दिमाग में नहीं आती ये बात है। मुगलिस्तान बनाने वाले गली गली गांव गांव घूम रहे हैं, उनके ध्यान में नहीं आती बात है। हमारे ध्यान में कहीं न कहीं आती है। क्या करें, एक तो छुट्टी मिली थी तो ये छुट्टी भेंट चढ़ गई। ऐसा है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। है, ये हमको चिंता करनी पड़ेगी जिसके लिए आज हम लग रहे हैं। और 1952 से विद्या भारती लगी है इस काम के लिए। आज हमको अवसर मिला है कि हमारे अनुकूल विचारधारा की सरकार है, तो 2047 तक अगर सत्ता जमी रही तो आगे बच्चा पैदा होगा तो वह होगा जो विद्या भारती चाहेगी। क्यों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत गवर्नमेंट चला रहे होंगे, लेकिन पढ़ाना उन्हें यही पड़ेगा। चाहे सीबीएसई बोर्ड के जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उनको पढ़ाना बाबर, हुमायूं, अकबर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, कुतुबुद्दीन, रजिया नहीं पढ़ाई जाएगी। अब वहां भी पढ़ाए जाएंगे तो शिवाजी महाराज, प्रताप, गोविंद सिंह, विवेकानंद पढ़ाए जाएंगे, तो बालक कैसा बनेगा? बाबर जैसा, हुमायूं जैसा, या विवेकानंद जैसा? तो उसके लिए फिर हम लोगों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों करनी पड़ेगी? हमको नमूना देना है। हमने नमूना दिया, हमारी बात सरकार ने स्वीकार की, अभी नमूना हमें और देना है। और नमूना हम देंगे तो सरकार उसे स्वीकार करेगी और उस अनुसार पूरे देश की शिक्षा होगी। और देश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो शिक्षा सबसे पहले जरूरी है कि नहीं? वो शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के द्वारा ही परिवर्तन आने वाला है। देश आजाद होने के बाद पहला शिक्षा मंत्री कौन बना? कौन? अब्दुल कलाम। अब ये अब्दुल नाम के व्यक्ति रहेंगे या मुसलमान नाम के शिक्षा मंत्री बनेंगे तो शिक्षा तो वहीं जाएगी ना, इसीलिए चली गई। देश आजाद होने के बाद शिक्षा किसी हिंदुत्ववादी भारतीयता के व्यक्ति के हाथ में होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिली। इसलिए शिक्षा उनके हाथ में आ गई और सरकार उस खानदान के हाथ में आ गई जिसके माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं। नेहरू जी का खानदान का पता करेंगे तो सत्ता किसके हाथ में आई? शिक्षा किसी के हाथ में आई। आज शिक्षा और सत्ता दोनों ऐसे विचार के लोगों में है जो संघ की नींव, उनके जड़ में कहीं न कहीं संघ है, हिंदुत्व है, भारतीयता है, उनके हाथ में है। और ये उनके हाथ में 2047 तक बनी रहनी चाहिए। अब ये 2047 तक बनी रहनी चाहिए तो राज्य में सत्ता किसी दूसरे के हाथ में चाहिए क्या? आइए, राज्य की सत्ता किसी दूसरे के हाथ में चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं तो जैसे
ममता अपने प्रदेश में शिक्षा लागू होने नहीं दे रही है, तमिलनाडु की सरकार नहीं होने दे रही है, केरल की सरकार नहीं होने दे रही है जी, तेलंगाना में नहीं होने दे रही है, तो इसीलिए बिहार में फिर हमारे अनुकूल सत्ता चाहिए कि नहीं? कुछ चाहिए तो फिर रविवार की छुट्टी हमारी बलिदान हो गई तो इसीलिए आपको बुलाया है, निवेदन कर रहा हूं। किसी को कष्ट है, रविवार की छुट्टी है, मैं भी जानता हूं। आखिरकार हम शांत रहेंगे और वो लोग अपना काम करेंगे नहीं, थोड़ा हम भी कष्ट सहेंगे, लेकिन किसके लिए? इस देश के भविष्य के लिए, आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए, कि वह ईसाई लैंड न देख पाए, वो मुगलिस्तान न देख पाए, वो हिंदुस्तान देख पाए। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसके लिए निवेदन करने के लिए आया हूं मैं। चुनाव नजदीक है, इसी बीच में दीपावली का त्योहार भी है, घर परिवार के काम भी है, लेकिन हम चलते फिरते उठते बैठते बातों की चर्चा करना क्यों? इस देश के अंदर एक चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या है? पत्रकारिता। उसमें कहा गया है मीडिया। मीडिया भी क्या प्रकार का हो गया? दो प्रकार। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दो हो गए सक्रिय, लेकिन भाई साहब इस दोनों मीडिया को फेल करने वाला एक मीडिया और है, उसका नाम है माउथ मीडिया। माउथ मीडिया सक्रिय होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया दोनों फेल। जैसे एक गांव में वो कुछ लोग खड़े थे चौराहे पर और चर्चा कर रहे थे, अरे फलाने की बहुत मर गई, वो आने मार गई। एक साइकिल पे आदमी ऐसे जा रहा था चौराहे से होकर के, इसने कान में आवाज आ गई कि अमुक की बहू उसने मार दी। इसका कोई लेना देना नहीं, ये जाता है साइकिल से अपने मोहल्ला में, और वहां 4 लोग खड़े हैं, उनसे कहते हैं आप कुछ पता है का है वो? अरे फलाने मोहल्ला में वो आने वाली बहू मार दी। इसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। इसने उन 4 ने कही बात, क्यों? जैसे मुझे सबसे ज्यादा जानकारी है, उनके सामने मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ। मैं खड़े हो तो पता है क्या? मुझे पता है, मैं आया हूँ वहां से, वहां अमुक की बहू उसने मार दी। ये 4 थे, 4 में से 4 लग गए 4 दिशाओं में, और ये जाकर के अपने उधर साइड में कहते हैं आपको कुछ पता है? बोल क्या है? वो फलानो कह रहे हो तो वहां ने वाकी बहू मार दी। वो वहां जाके कहता है, ये यहाँ जाके कहता है, ये यहाँ जाके कहता है। तब तक ये सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालेगा, तब तक ये माउथ मीडिया सक्रिय हो गया। और प्रिंट मीडिया में ये छपेगी कल रात को, छपेगी कल बटेगी, और माउथ मीडिया ने चर्चा कर दी। और माउथ मीडिया के बहुत लोग अखबार पढ़ते नहीं है, टीवी देखते नहीं है, मोबाइल पर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते नहीं है। इस माउथ मीडिया की काट हटेगा, बताइए। और माउथ मीडिया कैसा होता है? उदाहरण बताऊं, एक मुहावरा मैंने पढ़ा था, अब सही है गलत मैं नहीं जानता। एक जगह 5 बहनें शांत बैठी, क्या कहना भाई साहब? सही है? नहीं सर, नहीं। क्या मतलब? नहीं। 5 बहनें एक जगह शांत बैठी थी। है जी? घूमी थी। इसका मतलब आप पास है फिर है? बताओ भाई साहब, पास हो गए? 5 घूमी थी। मूंगी है तभी बैठी रह सकती है, मूंगी है तभी बैठी रह सकती है, बिना बात। हाँ जी, दीदी कोई बताएगी? एक जगह 5 बहनें शांत बैठी है, वो शांत रह नहीं सकती।
बैठिए। वो कह रहा है अगर 5 बहनें शांत बैठी तो वो असंभव है, मैंने बुरा मत मानना। इसीलिए ये माउथ मीडिया सक्रिय होगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कब प्रचार करेगा, माउथ मीडिया प्रचार करके आगे बढ़ेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम लोग मौजूद हैं बाबा उमानाथ की धरती सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाग बाढ़ के प्रांगण में, और हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमान ख्याली राम जी। नमस्कार। आप विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। तो श्रीमान, आज की जो बैठक हुई है उसकी मुख्य भूमिका क्या थी, वह किस बिंदु पर बैठक संपन्न हुई? आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। संघ की शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रियता बढ़े और पंच परिवर्तन को लेकर के समाज में जाकर के जो संघ ने वर्षानुवर्ष से जो बातें तय की हैं समाज के बीच में वो पहुँचें नीचे तक, जिनको हम पंच परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ऐसे सब विषयों को लेकर के चर्चा वार्ता की है। तो यह जो संघ का, ऐसे तो मुझे भी जानकारी है कि विजयादशमी के दिन जो पथ संचलन हुआ वह 1925 में स्थापित हुआ था, और शताब्दी वर्ष में जो पंच परिवर्तन है, क्या आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? संघ ने जो शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन की बात कही है उसमें पहला है सामाजिक सद्भाव, माने सामाजिक समरसता। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई माने जाति बरादरी के नाते से कोई दक्षिण का नहीं, कोई उत्तर का नहीं, कोई पूर्व का, पश्चिम का, सब एक हैं। इसके लिए हमने सामाजिक सद्भाव नाम दिया है, सामाजिक समरसता। दूसरा विषय है कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब व्यवस्था वो कैसी हो, जिसकी हमने चर्चा की है। वसुधैव कुटुंबकम, हमने पूरे भारत को, क्या विश्व को एक परिवार के नाते से समझा है। वैसी हमारी योजना है, हम चर्चा भी करते हैं, बातें भी करते हैं। कृण्वन्तो विस्मर्यम की बातें करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। ये हमारी परिवार व्यवस्था के अंतर्गत है। तो कुटुंब व्यवस्था, ऐसी कुटुंब व्यवस्था में हमने 6 बातें ली हैं। भाषा कैसी हो, भूषा कैसा हो, भोजन कैसा हो, भजन कैसा हो, भवन कैसा हो, भ्रमण, ये 6 बातों को लेकर के परिवार व्यवस्था को मजबूत करने की बात हमने कही है। जो वर्षानुवर्षे परिवार व्यवस्था के अंदर जो टूटन आ गई है, एकांकी जीवन जीने की जो आदत पड़ गई है, उसको मजबूत करने के लिए। तीसरा विषय स्वदेशी, तो स्वदेशी के भाव को माने अपना भारतीय जो लोकल और वोकल की बात जो चलती है उसको कैसे अपनाएं, जिससे हमारा देश सशक्त हो, मजबूत हो, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। और चौथा विषय पर्यावरण, पर्यावरण प्रकृति को हम अपना माने, प्रकृति का दोहन नहीं करें, प्रकृति का पोषण करें, या प्रकृति का हम माने उसका दुरुपयोग करेंगे, माने उसका उपयोग आवश्यकता से अधिक करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति नष्ट भ्रष्ट होगी और फिर उसका माने कहना चाहिए एक तरह से आपदाएं आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की आजकल आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की रक्षा कैसे हो, गाय को माने, गंगा को माने और माने अपने भारत को माँ के रूप में मान करके इसकी चिंता करें। और 5वां विषय हमने तय किया है स्व का बोध, माने अधिकारों की लड़ाई नहीं रही हमारे देश के अंदर कभी भी। हमारे यहाँ कर्तव्य की अनिवार्यता रही, हम कर्तव्य को माने महत्व देते हैं। मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे विषय को लेकर के हमने ये 5 बातें अपनी योजना में रखी हैं पंच परिवर्तन के नाते से, जिनको हम लोग आजकल जान रहे हैं। श्रीमान, अभी की जो एक तरह से माहौल बना हुआ है कि पाश्चात्य सभ्यता को अभी ज़्यादा अच्छे निगाह से देखा जा रहा है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, और लोग अभी पाश्चात्य सभ्यता और आधुनिकता को ठीक से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ये लंबे समय तक जो आदत पड़ गई होती है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप रहा, उसके कारण से हर व्यक्ति के मन में एक आ गया कि हमको केवल भोगवादी संस्कृति के अंदर जीना है, बाजार भाव समाज के अंदर आ गया। पहले ये रहता था ऋण लेना माने खराब मानते थे, आज कहते हैं ऋण लेकर के भी अगर आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो करें। ये भोगवादी संस्कृति, बाजार भाव, हमारे यहाँ मितव्यता थी।
हम उदारता थी समाज के लिए, मितव्यता थी अपने व्यक्तिगत जीवन में कम से कम खर्च करना। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप है, इसलिए हर एक आदमी के अंदर अकेलापन, मैं कैसे सुखी रहूं, वो कहता तो है सुखी, लेकिन वो सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति के कारण आपस में संबंध खत्म हो गए। अपने यहाँ माने परिवार व्यवस्था जैसे रहती है, मौसी है, मौसा है, चाची है, ताई है, नानी है, नाना है, बुआ है, ये रिश्ते ही खत्म हो गए पाश्चात्य संस्कृति में। केवल अंकल जी और आंटी जी, सब रिश्ते खत्म हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब पुनः वही लौट रहे हैं। समाज में इन बातों को लेकर के लोग चलना शुरू हो। विदेशों में भी आज हमारे कथावाचक जा रहे हैं, मैं देखता हूँ, और वो कथावाचक इतना जा रहे हैं और वहाँ लोगों की मांग है। योग हमारे यहाँ का आज विदेशों में मांग है। तो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के लोग भी अब भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगता है, साधना करते हैं तो परिणाम आता है। श्रीमान, विगत 75 वर्षों में, 80 वर्षों में वामपंथी धाराओं की जो सरकार थी, उसमें वर्ष 2 वर्ष के लिए कहीं ना कहीं संगठन को बैन भी किया गया। लेकिन वही संघ, जब भारत एक डमाडोल स्थिति में रहा, वही संघ अग्रणी भूमिका में निभाया। तो संघ का महत्व भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने और भारतीयता को आगे बढ़ाने और एक समाज को संगठित करने में क्या महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है? क्या है, संघ व्यक्तिवादी नहीं, संघ सामाजिक संस्था है। संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा, गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया गया। संघ पर इमरजेंसी लागू की गई तो इंदिरा गांधी ने पूरा संगठन के कार्यकर्ताओं का शोषण किया। लेकिन अपने लोग इस देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। इसके लिए अपनी जान को न्यौछावर करना पड़े तो वह भी कभी पीछे नहीं रहते। संघ का जन्म ही समाज के काम के लिए हुआ। और संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे परम पूजनीय गुरु जी। उन्होंने वाक्य एक दिया, मैं नहीं तू ही, मैं अपनी चिंता नहीं दूसरे की चिंता करना। इसलिए संघ ने 4 प्रकार की श्रेणियों से संघ गुजरा। पहला उपहास, खूब मजाक बनाएंगे, ये संघ वाले, ये चड्डी वाले, ये निक्कर वाले, ये क्या करेंगे, क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा क्या, खूब उपहास उड़ाया गया। उसके बाद में जब उपहास से भी हम लोग नहीं माने तो फिर विरोध, संघ बढ़ रहा है इसका विरोध करना। गांधी जी की हत्या का आरोप लगा दिया कि नाथूराम गौडसे संघ का था। ऐसे कितने सारे आरोप लगाए, संघ के लोगों को जेल में डाला। उससे भी संघ बच गया, आगे बढ़ा। अब हाँ का संघ काम है तो ठीक, संघ का काम वैसे अच्छा है तो लोग माने जरा शुभ चिंतक बनने लगे। अब समर्थन नहीं, संघ अच्छा है, हम तो पहले भी कहते थे संघ अच्छा है। अब इस काम को कहने वाले लोग खड़े हो गए, उपवास बनाया गया, विरोध किया गया। अब माने संरक्षण देना भी शुरू कर दिया, सहयोग करने वाले लोग खड़े हो गए। धीरे धीरे ये 4 प्रकार की स्थितियां रही हैं, संघ आगे बढ़ रहा है। और विद्या भारती विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभाती है श्रीमान? अगर आप अपने मुख से इस बात को अगर बता दे तो बहुत बेहतर होगा। क्या है, संघ का जो काम है शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती के माध्यम से, विद्या भारती ने प्रारंभ से ही हमने एक लक्ष्य रखा कि इस प्रकार की युवा शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वो बालक तैयार हो। इसलिए वंदना में हमने कहा, जग सिर मोर बनाए भारत अम्ब विमल मत दे। तो वो बालक जिसको हम तैयार कर रहे हैं वो जग सिर मोर बनाने वाला, ये उसका संकल्प। और गिर कंदराओं झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले, उनको अपना मानने वाला, ऐसा वर्ग हमने तैयार किया। और आज वो किसी न किसी स्तर पर पहुंच करके इस देश सेवा समाज सेवा को महत्व दे रहा है। आज हमारे पढ़े हुए छात्र इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारा पूर्व छात्र है, सेना का बड़ा अधिकारी है, बिंदु द्विवेदी करके। आज इसरो के अंदर वैज्ञानिक जो चंद्रयान की बात होती है तो वहाँ 12 विद्यार्थी हमारे पूर्व छात्र उसमें सहयोग करते हैं। तो
कहना चाहिए समाज के अंदर या माने व्यक्ति के विकास में संघ का या विद्या भारती का बहुत बड़ा योगदान है, जो कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन आज प्रकटीकरण हो रहा है। लोग इसको सहारा माने समझ रहे हैं और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। और एक अंतिम प्रश्न है कि अभी सोशल मीडिया का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अराजकता आई, बांग्लादेश में अराजकता आई, कहीं न कहीं 2-3 साल पहले म्यांमार में आई, हाल में नेपाल में आई, तो वह जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग है उससे जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने मुख्य भूमिका से या मुद्दे से भटक रहे हैं, तो इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? देखो, जब तक समाज के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव नहीं रहेगा, चाहे नेपाल के अंदर हो, चाहे माने बांग्लादेश के अंदर हो, चाहे लंका के अंदर रहा, राष्ट्रभक्ति की विचारधारा व्यक्ति के मन में रहेगी तो तोड़ फोड़ नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। आग नहीं लगाएगा, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। हाँ ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए धरना देगा, प्रदर्शन करना, वो एक जायज़ है, लेकिन जिस तरह का करना कि वहाँ के दस्तावेजों को भी आग लगा देना, वहाँ की बिल्डिंगों को, इमारतों को ख़त्म कर देना, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर देना, ये फिर राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। वो तो कोई न कोई कहना चाहिए आतंकवादी शामिल हैं उसमें, उसको घेर रहे हैं, और चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो या कैसे भी, ऐसे लोगों से अपने लोगों को बचाना, बचाने के लिए है कि उसके अंदर राष्ट्रभक्ति, इसलिए शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, धर्म के साथ साथ राष्ट्रभक्ति जोड़ना ये बहुत आवश्यक है, जिसको संगठन बराबर कर रहा है। धन्यवाद, काफ़ी अच्छा।